मैंने कहा भी था अपनी क्लास के अंदर कि जब आपका सिलेक्शन होगा और जिस थाने में आप तैनात होंगे मैं वहां जाकर आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा विचित्र सा सफर रहता है कि भाई जब आप एक छोटे लेवल से शुरुआत करते हो और संघर्ष करते हुए नौकरी पर रहते हुए धीरे धीरे एक बड़े मुकाम की ओर पहुंच जाते हो और जीवन का जो लक्ष्य होता है एसआई बनने का वो जब फाइनली मिल जाता है तो कैसा महसूस होता है? तो गांव में ये था कि गवर्नमेंट जॉब मतलब पाना इतना आसान नहीं था। राकेश सर तो उनका तो मैं लाजवाब है ही है, उनकी तो खैर कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। मेरे जीवन में अगर एसआई की वैकेंसी को लेकर देखा जाए सारा एकदम कैरियर बिल का ही है। सर इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं है, एक जिम्मेदारी है सर। जिम्मेदारी तो सर जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है सर। सर अभी 2 बजे ही आपके सामने ही सर अभी फ्री हुए हैं और सर अभी अगर कोई फोन आ जाए तो फिर हमें अभी द्वारा जाना पड़ेगा अगर कोई घटना घटित होती है। सब इंस्पेक्टर में ऐसा होता कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें त्वरित निर्णय लेना होता है सर। मेरा फिजिकल कुछ ज़्यादा ही वीक था, मेरे पैरों में दिक्कत थी, लेकिन प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत किया उस पर। तो आप ये देखिए कि जिस पुलिस पर आप सवाल उठाते हैं वो ये इतना कर्तव्य परायणता के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है कि कोई त्योहार वो अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। तो ड्यूटी सख्त है लेकिन जिम्मेदारी है, रुतबा है, अपनी एक अलग पहचान है। करियर बिल ऐप से मैंने आपका बैच लिया। केवल एक बैच से मेरे 3 एग्जाम निकले, यूपीएसआई, राजस्व लेखपाल और सर आरपीएफएसआई। ऐसे दोस्त जो आपको समय समय पर मोटिवेट करेंगे, समय समय पर आपको आपके सपनों को दिखाएंगे, उन सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। ऐसे दोस्तों के साथ रहिए, ना कि ऐसे दोस्तों के साथ जो भाई के साथ रहे और 10वीं 12वीं में उनके फेलियर का कारण बने। ऐसे दोस्तों को पहचान लीजिए कि समय कौन खराब करा रहा है और कौन आपका समय आबाद कराएगा और सही समय पर आपको सही मोटिवेशन देगा। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और रात के बज गए हैं 2:30, मंगलवार 9 सितंबर को हम ये एक पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी करती है आम जनता की और आज हमारे साथ हैं ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो इस पिछली भर्ती में यूपीएसआई की भर्ती में चयनित हुए हैं। एक एक का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सबसे पहले हैं सचिन कुशवाहा, ये यूपी कांस्टेबल के पद पर तैनात रहे हैं और अब इनका सिलेक्शन एसआई के पद पर हुआ है। और उसके बाद हमारे साथ हैं दरोगा भारती, ये एसआई के पद पर कार्यरत हैं, कानपुर के अंदर हम मौजूद हैं। और मेरे साथ भाई है सतेंद्र सिंह, तो ये भी कांस्टेबल के पद पर नौकरी करने के बाद अब फाइनली सेलेक्ट हुए हैं यूपीएसआई में। साथ में हैं गौरव सिंह, कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई पर आए हैं। और हमारे साथ हैं भाई मयंक, कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई। बड़ा विचित्र सा सफर रहता है कि भाई जब आप एक छोटे लेवल से शुरुआत करते हो और संघर्ष करते हुए नौकरी पर रहते हुए धीरे धीरे एक बड़े मुकाम की ओर पहुंच जाते हो और जीवन का जो लक्ष्य होता है एसआई बनने का वो जब फाइनली मिल जाता है तो कैसा महसूस होता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे इस इंटरव्यू के रिलेटेड, लेकिन सभी के जवाब आपको मिलेंगे। तो सभी से मैं सवाल एक एक करके पूछता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई सचिन के पास। सचिन, ये बताइए कांस्टेबल का जो सपना था वो कैसे देखा और फाइनली दरोगा तक का सफर कैसे रहा? जब गांव में रहते थे, जब छोटे थे, तो जब कोई पुलिस वाला निकल रहा है तो देख के बड़ा ही ऐसा अजीब सा लगता था, मतलब उत्साह होता था देख के कि बड़े होके हम भी ये बनेंगे। तो हालांकि तब इतना समझ नहीं थी कि दरोगा अलग होता है, कांस्टेबल अलग, लोग इतना नहीं जानते थे उस टाइम। पुलिस में लगना है? हाँ, बस इतना समझते थे हाँ पुलिस में लगना है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अपनी पढ़ाई ठीक ठाक चलती रही, करते रहे। कोचिंग ज्वाइन की मैंने 2017 में। 2017 में कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ कांस्टेबल पद पे 2019 बैच में। 2019 बैच में जब मैं ट्रेनिंग करने के बाद गया 2020 में, उसके बाद बस ऐसी ही बातें चल रही थी कि एसआई की वैकेंसी आएंगी। उस टाइम पे आई नहीं थी लेकिन आने वाली थी। तो उसी टाइम पे कैरियर बिल के बारे में पता चला, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। तो उस टाइम पे मैंने कैरियर बिल से बैच लिया, तो उससे मैंने पढ़ाई की। तो ऑनलाइन बैच से मुझे ये फायदा हुआ, ड्यूटी पर रहते हुए पढ़ सकते हैं आराम से। और मैंने कभी भी लाइव क्लास नहीं ली क्योंकि लाइव क्लास चल रही है उस टाइम पे, हम हो सकता है ड्यूटी पे हो या कहीं और भी हो। मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता था। रिकॉर्डेड क्लास क्या है, उसका हम थोड़ा स्पीड से 1.5 गुना स्पीड से देख लेते हैं तो जल्दी देख लेते हैं उसको। फिर उसके बाद जो समय बचता है उसमें रिवीजन भी कर लेते हैं। 2020 में लगभग जुलाई या अगस्त में एक बैच आया था एसआई का, उसको मैंने खत्म करने के बाद उसके थोड़े समय बाद एक बैच और आया था, वो भी मैंने लिया था कैरियर से एसआई का। दोनों बैच मैंने पढ़े और इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए हम चलते हैं भाई दरोगा भारती के पास और ये सीधा यूपीएसआई के मुकाम पर पहुंचे। कौन कौन से एग्जाम इन्होंने दिए, कहाँ इनकी शुरुआती शिक्षा रही, एक बार जानते हैं। सर मैं 2018 में सब तैयारी मैंने करना शुरू कर दिया। तो मैंने शुरू नहीं किया था,
सबसे पहले मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था सर। मैंने पेपर दिया, मेरा जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद रिजल्ट के कुछ दिन बाद आरपीएफ का वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर रखा था पहले। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे सर वो होने लगा कि यार बेइज्जती खुद को महसूस होने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू करी। तो करीब 2-2.5 महीने बचे थे सर। तो मैंने आरपीएफ एग्जाम दिया। मैं सेकेंड ईयर में था, ये सेकेंड ईयर में। तो मैंने कांस्टेबल की एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट आया, मुझे भरोसा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया उसके 1 महीने बाद ही सिर्फ फिजिकल था। तो मैं रनिंग में बाहर हो गया सर, रनिंग नहीं हो पाई हमसे। अच्छा, फिजिकल नहीं हो पाया। जी सर। उसके बाद एनटीपीसी की आई वैकेंसी, मैंने उसकी तैयारी करी तो उसमें भी हो गया मेरा। 2 साल के बाद इसकी एग्जाम शुरू हुआ, 2 साल के बाद करीब। उसके बाद मैंने पेपर दिया, उसमें मेरा प्री हुआ। फिर एसआई की वैकेंसी उस टाइम आ गई, मैंने उसकी तैयारी करी और उसमें भी मेरा हो गया सर। लेकिन जब इसका सिलेक्शन हुआ तो जब इसका मेडिकल होने वाला था, एनटीपीसी का मेरा मेंस होने वाला था, उसका पेपर हैदराबाद में था, तो मैं नहीं गया देने के लिए, क्योंकि जाऊंगा वहाँ आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं गया। और फाइनली मेरा सिलेक्शन सर इसी में हो गया और अब तक का सफर तो काफी अच्छा रहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं जनपद चंदौली का रहने वाला हूँ सर। जनपद चंदौली। जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर, ग्रामीण एरिया, वहाँ कोई शिक्षा का कोई बड़ा वो नहीं है, छोटे मतलब एक देहात एरिया से एकदम आउटर है और छोटा कस्बा है सर। वहाँ कोई बड़ी कोचिंग नहीं, कोई अच्छी टीचर नहीं है। फिर मैंने ऑनलाइन ही तैयारी करी सर, यूट्यूब से जुड़ा कोरोना काल के बाद से। और फिर आप लोग जैसे टीचर आए, राकेश सर आए, अभिनय सर आए, आप आए सर, तो मैंने इनसे सीखा और बहुत कुछ सीखा और अब तक भी सीख ही रहा हूँ सर। सचिन, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? सर मैं आगरा का रहने वाला हूँ और जब मैं कांस्टेबल था तब अलीगढ़ में तैनात था उस टाइम पे, और अभी वर्तमान में कानपुर में हूँ। वर्तमान में आप कानपुर। अलीगढ़ कितने साल सर्विस किया आपने? अलीगढ़ लगभग 4 साल सर्विस की मैंने। 4 साल सर्विस की। तो कांस्टेबल की दौरान रहते हुए 4 साल में आप कैसे समय को मैनेज किया? कांस्टेबल रहते हुए ठीक है, उसमें काफी अगर समय अपने ऊपर है निकालने के ऊपर, फालतू अगर ना घूमना, अगर बाहर घूमोगे और दोस्तों के साथ बाहर घूमोगे तो कहाँ समय निकल पाएगा, लेकिन समय निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि जॉब में रहते हुए समय नहीं मिलेगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो समय मिलता है पढ़ने के लिए, अच्छा समय मिलता है। और ड्यूटी पर रहते हुए पढ़ सकते हैं। मान लो ड्यूटी पर हैं, कुछ लोग हैं फोन चला रहे हैं फालतू में, तो इससे अच्छा है अगर ब्लूटूथ लगा के अपना क्लास देख लो। हाँ, तो उससे भी पढ़ाई हो सकती है। पढ़ने के बहुत रास्ते हैं, बहाने बेशक बना लो, लेकिन पढ़ने के लिए काफी रास्ते हैं, पढ़ना चाहो तो। और हमारे साथ हैं सतेंद्र भाई, ये भी कांस्टेबल से यूपीएसआई के पोस्ट पर गए हैं। सफर बहुत जबरदस्त रहा। ये ऐसे छात्र रहे हैं जो 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गए थे, उसके बावजूद हार नहीं मानी और अपने मन में एक लगन बना के रखी, प्राइवेट जॉब की, पेट्रोल पंप पे जॉब की, और उसके बावजूद आपके यहाँ, आपके सामने इस वर्दी में सजे हुए कितने शानदार ये दिखाई दे रहे हैं। तो सतेंद्र भाई, शुरुआत से बताइए क्या जर्नी रही आपकी? सर मेरा नाम सत्येंद्र सिंह परमार है। मैं जनपद आगरा का थाना जगनेर का नगरावाला गांव का रहने वाला हूं। सर मेरे गांव में सर बिल्कुल भी पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था और सर मैं अपने पूरे गांव का इकलौता सबसे पहला नौकरी वाला हूं सर। मुझसे पहले कोई पूरे गांव में कोई नौकरी वाला नहीं था सर। तो सर मेरी शुरुआती शिक्षा सर गाँव में ही हुई थी, 8वीं तक सर। 8वीं तक की स्कूल थी सर। फिर उसके बाद सर 5-6 किलोमीटर दूर था गांव, जो स्कूल था दूसरा, तो वहाँ सर पढ़ने कम जाते थे सर। हम दोस्तों के साथ सर पहली बार सर थोड़ा बाहर निकले। 5 किलोमीटर गए तो घूमने फिरने निकले? बस सर, नहीं बस दोस्तों के साथ मैच खेलना, बस घूमने फिरना सर। जबकि सर 8वीं तक मैं क्लास में टॉप रहता था सर, बहुत अच्छा था पढ़ने में सर। लेकिन उसके बाद दोस्तों की संगत थोड़ी सही नहीं थी, उनके संगत में आके सर पढ़ने न जाना, बिल्कुल घर से फीस के भी सर पैसे मिलते थे तो उस समय इतने बिगड़े हुए थे कि मैच में हार जाते थे सर। इतना शौक था सर मैच, क्रिकेट मैच खेलते थे सर, क्रिकेट का। तो फिर उसके बाद सर हाई स्कूल में सर पेपर हुआ तो फेल हो गए सर। 3 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो इंग्लिश में भी फेल हो गया था मैं और साइंस में भी शायद फेल था सर। 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था मैं। तो सर इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं, क्योंकि गाँव में कोई नौकरी नहीं थी, तो कोई हम सोचते ही नहीं कि सर नौकरी लगेगी हमारे। उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था फेल होने पे? उन्हें लगता था कि पढ़ाई तो करनी नहीं, हाँ खेती बाड़ी करेगा बस। तो उसके बाद सर खेती बाड़ी भी सर इतनी नहीं थी गाँव में कि हम ज्यादा कर सके। तो सर जैसे जैसे छोटे थे तो घर वाले फिर दोबारा जबरदस्ती पढ़ने के लिए भेज दिए, फिर दूसरे साल भी हाई स्कूल में। तो दूसरे साल सर मेरे मामा जी हैं आगरा में, वो मैथ के टीचर है सर, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, समझाया अच्छे से। तो दूसरे साल भी सर मेरी 54% बनी, बस ज्यादा नहीं बनी सर। पढ़ने में ज्यादा समय के लिए नहीं गए थे आगरा, कम समय के लिए गए थे, तो इतना पढ़ के हो गया था सर।
फिर तीसरी साल सर फिर वही दोस्तों के साथ फिर पढ़ गए सर। स्कूल दूर थे, अब की बार स्कूल और दूर हो गया, 10 किलोमीटर के करीब था। तो उसमें भी सर पढ़ने नहीं जाते, तो दोस्तों के साथ यही घूमना फिरना, बस स्कूल नहीं पहुंचाना है, बाकी घर से रोज पढ़ने जाते थे सर। जो ज्यादातर सर बच्चे, गांव के बच्चे ज्यादातर सर यही गलती करते हैं जो हमने गलती करी सर। फिर सर इंटर में भी फेल हो गया मैं। इंटर के बाद सर घर वालों को ज्यादा वो गुस्सा हुए, बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं रहा कि भरोसा भी नहीं रहा कि कुछ नहीं। जब दूसरी साल फिर उन्होंने फिर तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहे, ट्यूशन व्यूशन लगा लिए थोड़ा, तो ये दूसरी साल सर पास हो गए। फिर उसके बाद भी सर नौकरी के बारे में बिल्कुल नहीं। कितने नंबर आए, पास हो गए? सर 64% थी दूसरी साल। उसके बाद भी सर नौकरी के बारे में नहीं सोचा। फिर मैंने लगभग 1.5 साल तक सर पेट्रोल पंप पर नौकरी करी, वहीं गांव के पास ही पेट्रोल पंप था। तो फिर उसके बाद वहाँ तेल भरने का काम किया? हाँ, बस वही सर जो तेल भरते हैं, सेल्समैन का। उसके बाद सर मैं अहमदाबाद में चला गया था नौकरी करने के लिए। वहां भी सर जो सूट साड़ी इन पर कढ़ाई की जो धागे से जो कढ़ाई होती है वो काम होता था मशीन से सर, वो वाला काम करते थे वहां पर। तो उसी बीच में सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2013 में जगह निकली थी। तो मेरे मामा जी जो मैं आगरा में रहते थे, उन्होंने मेरा फॉर्म डाल दिया था। बस एक बार पूछा था मैंने, ठीक है डाल दो। जब पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं था, तो फिर जब पेपर देने के लिए वो बुला रहे थे 1 महीने पहले के आ जाओ पेपर है, तो हमें सर बहुत अजीब लगा। दोस्त भी सर जो वहाँ लोग थे वो भी कह रहे कि तुम पढ़े हो नहीं, क्या पेपर दोगे ये वो। तो सर चले तो आए, तो घर वालों के दबाव की वजह से वहाँ घर पे आ गए। लेकिन किस्मत ने सर ऐसा साथ दिया कि पेपर थोड़ा डिले हो गया सर। डिले हो गया, समय मिल गया। पेपर डिले हो गया लगभग 2.5 महीने, और पेपर 1 महीने वो था, 2.5 महीने और डिले हो गया सर। तो 3-3.5 महीने मिल गए। तो सर थोड़ा रीजनिंग पढ़ी, तो रीजनिंग हमें सर आसान लगे सब्जेक्ट सर। रीजनिंग वो भी सर पास में टीचर तो ज्यादा सही नहीं थे टीचर, लेकिन जितना था थोड़ा बहुत पढ़ते रहे। तो पहले अटेम्प्ट में आपका पहले, हाँ सर, मेरा कांस्टेबल था, तो उसमें सर 2 पेपर हुए थे, प्री और मेंस। तो सर प्री की कट ऑफ 45% पे गई थी बस, खाली 45 भी नहीं सर, 39% पे ऐसी कुछ गई थी सर, 145 नंबर पे। उसके बाद सर मेंस के लिए सर फिर मामा ने मुझे आगरा बुला लिया। उसमें सर हमारी वाली भर्ती में 15 वाली में रनिंग के भी नंबर थे सर। अगर आप 20 मिनट से पहले रनिंग पास करेंगे तो आपके 100 नंबर आएंगे, 20 से 25 मिनट के बीच में 80 नंबर, और 25 से 30 के बीच में 60 नंबर। तो मेरी सर रनिंग 18 मिनट में हो गई थी, तो मेरे 100 नंबर पूरे थे मेरे। सर आगरा से वो तैयारी करते रहे। उसके बाद फिर सर हमारी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग हमें मिली जनपद जालौन में। सिलेक्शन होने के बाद सर पहली गांव की नौकरी थी, तो हम फिर भी सर पढ़ाई लिखाई फिर दोबारा से छोड़ दिया सर, फिर ज्यादा नहीं पढ़ते थे। फिर कुछ दिनों बाद हमें समझ आया कि पढ़ना बहुत जरूरी है, इस नौकरी से ज्यादा मतलब तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब खुद रियलाइज हुआ कि हाँ, कांस्टेबल पे नहीं रहना मुझे बस। तो सर उस नौकरी में फिर मैं लगभग 1 साल तक थाने में रहा। फिर उसके बाद मैं पुलिस लाइन चला गया। पुलिस लाइन में सर लगभग मैं 6 साल रहा। तो पुलिस लाइन में सर होता है कि ऐसे जैसे डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, तो वहाँ जो ड्यूटी होती है सर, वहाँ ड्यूटी भी तुम्हारी ऐसे ड्यूटी लगी तो वहाँ टाइम मिलता रहता पूरा, वहाँ भी तुम पढ़ सकते हो बैठ के ड्यूटी पे। जैसे डीएम साहब थे, मन्ना नत्थर साहब थे सर, बहुत अच्छे अधिकारी थे सर। तो वो कभी टोकते नहीं थे, कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर वहाँ उनके गेट पे सर ड्यूटी लगती थी, तो अगर वो पढ़ रहा है तो वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी सर। 2017 में शायद ऑनलाइन आ गया था सर। उसके बाद सर 2019 में सर मैंने इंडिविजुअल बैच लिए, मैंने राकेश यादव सर का और अरुण सर का हिंदी का लिया था। पहले मैथ में सर इतना नहीं था, लेकिन राकेश यादव सर से पढ़ के सर मेरे पूरे 40 में से 40 नंबर पूरे आए। और रीजनिंग में भी सर मेरे पूरे नंबर थे, और हिंदी में मेरे 37, लेकिन जीएस में थोड़े मेरी बी की थी सर सब्जेक्ट में, कम भी पढ़ता था जीएस, तो मेरे 21 क्वेश्चन जीएस में थे सर। मेरे टोटल 325 नंबर के करीब नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 325 नंबर होने थे सर। तो सर उसके बाद बहुत ही अच्छा शानदार सफर रहा। बस मैं यही कहना चाहूंगा सर कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आप कभी भी उठ सकते हो, कहीं से भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, कहाँ आप फेल हुए, कहाँ पास हुए, कोई मायने नहीं रखता सर। जब आप मेहनत शुरू करोगे तभी आप सफल हो जाओगे सर। तो भाई जब जागो तब सवेरा, आप अपनी नींद से उठिए, अपनी चिंताओं से उठिए। जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब आप शुरुआत पकड़ जाते हैं ना और उस रिदम में आ जाते हैं, तो आपको आगे का रास्ता अपने आप मिलता चला जाता है। इन भाइयों से आप सीख सकते हैं। ये भी कोई बैकबोन नहीं था, कोई खेती बाड़ी कोई इतनी मजबूत नहीं थी, कोई बहुत संपन्न परिवार से ये नहीं है। जिस माहौल में आप रहते हैं उसी माहौल से उठकर, उसी माहौल से संघर्ष करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत है आपके लिए। और इसीलिए देखिए, ड्यूटी भी अभी इनकी ड्यूटी में जो समय मिला, रात का समय मिला, ड्यूटी से थोड़े फ्री हुए तो रात को 3 बजे, 2:30 बजे का समय भी हो चुका है। तो अब ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनकर आए हैं, ताकि आप में से अगर जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर 10 बच्चे भी मोटिवेट होके इनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलेंगे, सिलेक्शन मिलेगा, तो इस इंटरव्यू का जो हमारा दायित्व है वो पूरा होगा। तो अभी हम चलते हैं भाई गौरव के पास। गौरव, बताइए कैसा सफर रहा, भी कांस्टेबल के पद पर तैनात रहे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह है। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने यहाँ आकर हम सभी लोगों को सरप्राइज दिया और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आकर
मेरे लिए टाइम निकाला। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं जनपद जालौन के कालपी का रहने वाला हूँ। ये कालपी के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है धमना, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर मैं 19 बैच का कांस्टेबल हूँ। मैंने बांदा में लगभग कांस्टेबल ग्रुप में 4 साल सेवा की है सर। जब मैं कांस्टेबल में नियुक्त हुआ था उसके बाद ऐसा लगा कि सर कहीं ना कहीं अभी मुझे और ऊपर जाना चाहिए। हालांकि गांव में था तो पहले ये सोचती कि कांस्टेबल बन जाऊं, क्योंकि गांव में सर ऐसा होता है कि कांस्टेबल को भी पर्याप्त सम्मान मिलता है। तो जब मैं वहां गया देखा तो मुझे लगा कि नहीं और पढ़ाई करनी कोई चाहिए। पहले नौकरी थी गांव में? गांव में सर पहले थी, मेरे बड़े भैया भी पुलिस में ही थे, पुलिस में? बाकी गांव में ज्यादा कांस्टेबल नौकरी में नहीं थे थी। वो? जी सर, जी सर। तो मैं वहाँ बाना में जब कांस्टेबल था सर, मुझे लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे प्रश्न कहाँ से मिले। उसके बाद सर खोजा और मेरे बड़े भैया ने करियर लैब के बारे में बताया कि इससे टाइम बचाने। और सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि नौकरी में रहते हुए टाइम मैनेजमेंट। सर ऑफलाइन कोचिंग करना वहाँ मुमकिन नहीं होता है सर, लेकिन करियर ऐप से मैंने आपका बैच लिया, यूपीएसआई स्पेशल बैच लिया। उसमें सर आपकी रीजनिंग, अरुण सर की हिंदी, राकेश सर की मैथ, अभिषेक सुमन सर की जीएस, इन लोगों ने सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। जिसके बाद मेरे 3 एग्जाम निकले लगातार उसी एक बैच से पढ़ जी सर, केवल एक बैच से मेरे 3 एग्जाम निकले, यूपीएसआई, राजस्व लेखपाल और सर आरपीएफ एसआई। हालांकि आरपीएफ एसआई में रेस में बाहर हो गया, लेखपाल मैंने ज्वाइन की और अंततः यूपीएसआई मैंने ज्वाइन की। सर टाइम मैनेजमेंट जो मुझे मतलब आप लोगों द्वारा बताया गया और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया, मैं उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी सर को प्रणाम करना चाहूंगा। हालांकि बहुत अच्छा सफर रहा अभी तक, आगे भी कोशिश करूंगा कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, शायद और कुछ आगे कर सकूं। तो कुल मिला के ये है कि भाई मेहनत आपकी अपनी है। देखो हमने इतने बैचेस पढ़ाए हैं ना यूपीएसआई में, मैं ये कह चुका हूँ कि करीब 3.5 से 4 लाख बच्चों को हम इन बैचेस में पढ़ा चुके हैं। स्पेशल बैचेस का आंकड़ा जोड़ दो करीब 25 से 30 लाख बच्चे भर चुके हैं। इतने ही बच्चे फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन किनका होता है? जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, जैसे इन भाइयों ने प्रयास किया, जो अपनी जरूरत को पहचानते हैं कि भाई मुझे अब कांस्टेबल के पद पर नहीं रहना, मुझे एसआई पर जाना है। आप लोग तो अभी शायद कांस्टेबल के लिए संघर्ष कर रहे होगे, आप लोग चाहते हो कि बस एक बार कांस्टेबल मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन जब आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको लगेगा कि भाई कांस्टेबल की वैल्यू कहाँ है और एक एसआई की वैल्यू कहाँ है। तो उस समय आपको महसूस होता है, तब आप लगन से और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं मयंक से। मयंक बताइए भाई कैसा सफर रहा आपका? सबसे पहले स्वागत है सर आपका कानपुर में, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। ये सर मैं शुरुआत में जब गांव से जो है पढ़ने के लिए शहर की ओर हमारे फूफा जी ले गए, तो गांव में ये था कि गवर्नमेंट जॉब मतलब पाना इतना आसान नहीं था। ये अरे ऐसे जॉब नहीं लगती है, जॉब के लिए पैसा लगता है, ये लगता है वो लगता है। लेकिन जब हम जो है शहर की ओर गए, थोड़ी तैयारी की, पहले पढ़े, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर इसके बाद हमने कांस्टेबल का 2020 का हमारे भैया आशीष खरे जी है, वो हमको बताए कि ऐसे उनके गाइडेंस में बेसिक जो है मैंने तैयारी शुरू की। 2020 में हमारा सिलेक्शन हुआ कांस्टेबल में। उससे पहले भी हमारे कई सिलेक्शन हुए, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019, लेकिन किसी में फिजिकल नहीं निकल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी फिजिकल में थोड़ा दिक्कत थी, समस्या थी। फिर हमने उस पर काम किया, मेहनत की, तो कांस्टेबल में 2020 में बन गया। फिर मैं फतेहपुर में तैनात खागा कोतवाली में हो गया, जहाँ मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि हमको थोड़ा सर समय की जरूरत है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले सर मेरे लिए यही था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँ। फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर मेरी ड्रीम जॉब में तब्दील हो गई। मुझे लगा कि सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद हम पढ़ने लगे। सर श्री संतोष कुमार शर्मा जो SHO थे, उन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया। श्री अनिल कुमार जी CO रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सर अधिकारी सपोर्ट करते हैं, यदि आपकी इच्छा रहती है पढ़ने की तो करते हैं सर। फिर मैंने करियर विल के माध्यम से सर घर पे पढ़ाई करता रहा, छुट्टी भी बीच बीच में लेता रहा, वहाँ ड्यूटी पे भी पढ़ाई करता रहा। और मेरा छोटा भाई है रेलवे में है, ग्रुप D पर, उसको भी मैंने यही अपना ऑनलाइन तैयारी करते रहे, करियर विल के माध्यम से पढ़ता रहा। मेरा एक छोटा भाई अभिषेक है, वो अभी इसी कांस्टेबल में आपके आशीर्वाद से सर करियर विल से पढ़ाई करते करते वो भी हमारे पीछे जो है पद चिन्हों पे चलता गया, जैसे हम चलते गए वैसे। अभी एक दिन फोन आया था तो पूछ रहा था भैया कैसे मैनेज करते थे, यहाँ तो ट्रेनिंग में बहुत समय ही नहीं मिलता है। जैसे भैया बता रहे थे सचिन जी हमारे कि अगर आपके पास पढ़ने का जज्बा हो
तो आप समय निकाल सकते हैं। और आप संसाधन की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन हो गया है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आप प्रतिभा में भाग ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब उतना कठिन रह नहीं गया है। करियर बिल के माध्यम से जो है आपको बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है, आप बेहतर भविष्य चुन सकते हैं अपना, और अच्छे से अच्छे कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, उसमें आप निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए भाई, समय आपको मैनेज करना है। कैरियरविल तत्पर है आपको बेहतरीन कंटेंट देने में, बेहतरीन चीजें देने में। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे एक्सपर्ट है, और जितने टीचर्स हैं सब गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको पता है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। वर्षों से पढ़ा रहे हैं। 2007 में मेरी जॉब लगी तो 8 में मैंने छोटे ग्रुप्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था, राकेश सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और इतने वर्षों का लगातार एक्सपीरियंस होते हुए हमें पता है कि आपको कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ पे दरोगा भर्ती बताओ कि लगभग इस कानपुर के अंदर कितने थाने हैं जो कमिश्नरेट के अंदर आते हैं? करीब 52 के आसपास थाने। कितने लगभग दरोगा होंगे यहाँ पे? सर 600 कुछ लड़के यहाँ पे होंगे। तो 600 में फ्रैंकली बताना, हमारे कैरियरविल से आपके हिसाब से कितने जुड़े हुए होंगे? सर सबने लगभग कुछ ना कुछ चीजें जरूर पढ़ी है सर। सबने मैथ पढ़ा, किसी ने रीजनिंग पढ़ा, किसी ने हिंदी पढ़ा, कुछ ना कुछ पढ़े हैं। किसी ने प्रॉपर बैच ले रखा था अपना PSI के लिए, ये सर का, लेकिन मैथ लिया था सर। और फिर आप ही सर में कुछ चैप्टर पढ़े हैं यूट्यूब से देखे? जी सर। तो मतलब ये है कि हर व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं जी बिल्कुल सर जुड़ा ही हुआ, क्योंकि आप तो मिलते रहते होगे। सारे अच्छे टीचर सर करेवी लैब पे हैं सर, इसलिए भाग के वहीं जाएंगे सब लोग, क्योंकि अच्छी शिक्षा चाहिए सबको सर। अच्छा, ये बात मतलब फ्रैंकली आप बता रहे हैं कि नहीं सर, रियल में कह रहा हूँ, सारे अच्छे टीचर जो देश के हैं, बेहतरीन टीचर सब करेवी लैब पे जुड़े हैं सर जी। तो अभी मैं ना सभी से राकेश सर के और कैरियरविल के बारे में रिव्यू पूछूंगा, इंडिविजुअली एक एक को आपको बताना है, ठीक है ना? तो शुरुआत हम सचिन से करेंगे। सचिन भाई, कैरियरविल का योगदान क्या रहा आपके सिलेक्शन में, और खासकर राकेश यादव सर जो हमारे टीम लीडर भी हैं, जो संस्थापक है कैरियरविल ऐप के, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरे जीवन में अगर SI की वैकेंसी को लेकर देखा जाए, जो मैं भर्ती हुआ हूँ SI में, उसमें कैरियरविल का सारा योगदान कैरियरविल का ही है। क्योंकि कांस्टेबल तो मैं गांव में छोटी ऐसी एक कोचिंग थी, वहां से पढ़ लिख के थोड़ा बन गया था कांस्टेबल, लेकिन ऑनलाइन जब से ये ऑनलाइन मुझे कैरियरविल के बारे में पता चला था, तब से मैंने कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। कैरियरविल से ही मैंने 2 बैच खरीदे थे। और राकेश सर तो उनका तो मैथ लाजवाब है ही है, उनकी तो खैर कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, और इसी वजह से मेरे मैथ में ऑल करेक्ट थे, 40 में से 40 सही थे मेरे SI की वैकेंसी में। और जो भी पिछला मैं अदिति सर से ही पढ़ा था, उनका भी बहुत अच्छा था। कुल मिला के बढ़िया। तो गाँव की आपने कोचिंग से पढ़े, कस्बे की कोचिंग से पढ़े, फिर कैरियरविल ऐप से पढ़े, कंटेंट में और चीजों में आपको कितना फर्क महसूस? बहुत फर्क है। बहुत देहात है हमारे यहाँ, कोई इतना सिटी नहीं है, तो देहात के हिसाब से जो बिगनर के लिए है, बिगनर के लिए ठीक है, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छी जगह जाना है आपको, तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना होगा, और मुझे लगता है कैरियरविल से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अभी वर्तमान में कोई भी। तो दरोगा भर्ती भाई, आप राकेश सर से पढ़े हैं, कैसा रिव्यू रहा? और दूसरा, कैरियरविल आज के समय में आपने कहा कि बेस्ट है, क्या नया बच्चा यहाँ से जुड़ के सिलेक्शन पा सकता है? बिल्कुल सर, जिसको सिलेक्शन चाहिए सर कैरियरविल ऐप ज्वाइन करे और सिलेक्शन ले ले सर। तो राकेश सर के बारे में क्या? सर राकेश सर, जब मैं पहली बार सर यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखा, परसेंटेज करीब 6-6.5 घंटे की वीडियो थी सर। वो वीडियो 2014 में हमने डाली। हाँ सर, मैंने सर वो वीडियो देखी, तो मैंने सूर्य के 1 क्लास देखे मैंने, तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। फिर 2-3 क्लास और देखे, तो मैंने सोचा कि ऐसा भी पढ़ाता है क्या, मतलब सोचने का तरीका जो सर वो बदल गया उस टाइम। और मैंने फिर उसी टाइम मैंने सर का रिकॉर्डेड क्लास लिया, क्योंकि समय कम था और पढ़ना ज्यादा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास लिया, और जो जो चीजें सिलेबस में थी, जो जो चैप्टर, मैंने वही पढ़ी बस। सतेंद्र भाई, आप तो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो इन सभी में। अब मुझे बताइए कि अगर कोई छात्र 12वीं पास की, ग्रेजुएशन कर लिया, सीधा वो SI के लिए तैयारी कर रहा है, तो क्या कैरियरविल जैसे एक प्लेटफॉर्म से पढ़ के वो 1 साल के अंदर उस एग्जाम तक पहुंच सकता है? आपका क्या पर्सनल उस पे व्यू रहेगा? सर, जो जीरो से हीरो बना दे वही कैरियरविल है सर। जो बच्चा इंटर में फेल होकर, हाई स्कूल में फेल होकर जो आपके सामने बैठा है, वो सर कैरियरविल की वजह से ही बैठा है। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, मैं अपने जनपद जालौन में कांस्टेबल के पद पर ही होता सर। इतना समय नहीं मिलता था सर। मैथ में राकेश यादव सर से अच्छा मुझे नहीं लगा सर कोई और टीचर। मैंने और टीचरों की भी वीडियो देखी है, मैं ये नहीं कहूँगा सर कोई टीचर बुरा है, लेकिन
जो मुझे सबसे बेस्ट लगे सर वो मुझे राकेश यादव सर लगे सर। जो पूरे में से पूरे सर मेरे मैथ में किसी भी प्रैक्टिस सेट में सर कोई किसी का भी मारूं सर पूरे क्वेश्चन निकल जाते थे मेरे। तो डिफरेंट क्या लगा? आपने पहले भी कोचिंग ली होगी, उनके अप्रोच में और सर के अप्रोच में। सर 10% और 100% का फर्क है सर। बिल्कुल। जो मैंने पढ़ा था कांस्टेबल के लिए सर और उसमें सर 10% और 100% का फर्क है सर। पहले राकेश यादव सर ऐसे हैं कि अगर आप मैथ सिखा देते हैं वो सर, और लोग तो सिलेक्शन कराते हैं सर, वो सर मैथ ही सिखा देते हैं कि आपको कहीं जाना ही नहीं है दोबारा सर कभी किसी भी लेवल का सर, कहीं मैथ ही खत्म हो जाता है उनके अलावा। जो मैंने अपने जीवन में सीखा सर, मैथ से बिल्कुल डर वर सब खत्म। तो भाई आपको भी मैथमेटिशियन बनना है, गणित का आर्यभट्ट बनना है, तो हमने कहा कि बेस्ट चॉइस आपके पास कैरेविल पर है। और राकेश सर जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि खुद भी वो टीचर रही हैं गवर्नमेंट जॉब में, और उन्हें पता है कि बच्चों को किस अंदाज में, किस शैली में और किस तरीके से पढ़ाना है। ये चीज़ टीचर के लिए मायने रखती है, क्योंकि खुद जब एक व्यक्ति बीएड कर लेता है, डिप्लोमे हासिल करता है, तो उन्हें पता लग जाता है कि भाई पढ़ाने का सही कला और तरीका क्या होता है। गौरव, आप बताइए कैरेविल का क्या योगदान रहा और मैथ्स में कैसा रिव्यू रहा आपका राकेश सर के? सर कैरियर की बात करें या राकेश सर की बात करें, उन्होंने जो मुझे बनाया है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और रही बात राकेश सर की, तो सर मैं जब कांस्टेबल की मैंने तैयारी की थी उस टाइम जो मेरे मैथ के टीचर थे उन्होंने बताया कि मैं राकेश सर से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं इनसे पढ़ सकता हूँ तो राकेश सर का एक बार देख सकता हूँ। लेकिन राकेश सर से जब पढ़ा तो लगा कि वास्तव में राकेश सर को ऐसे ही विजार्ड ऑफ मैथ नहीं बोलते हैं। वास्तव में राकेश सर से पढ़ना एक अलग उपलब्धि है सर, और उनसे पढ़ा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति खुद में एक टीचर बनने की क्षमता रखता है। मतलब पढ़ के पढ़ा सकते हो? जी सर। इतना डीपली पढ़ाया जाता है कि आप पढ़ के दूसरों को बता सकते हैं। 10th और पढ़ाने का तरीका जो है सर बहुत ही अच्छा है सर। चलिए जी हाँ। और मैंग, आप बताइए कैरेविल का क्या रिव्यू रहेंगे और राकेश सर का जो मैथ्स का स्टाइल रहा, अंदाज रहा, जिससे आपने तैयारी की? राकेश सर का तो सर ऐसा है कि मैंने तो शुरुआत ही पढ़ाई की थी राकेश सर की वजह से। जब मैं यहाँ से पहली बार तैयारी करने के लिए गया तो एक कमरे में लगभग 6-7 लोग रहते। तो वहाँ एक किताब मोटी सी मुझे दिखी मैथ्स की, राकेश सर की। तो मेरे भैया हैं जो बुंदेलखंडी भाषा में बोले, लला जाए घोर के पीलो। आसिफ भैया हमारे बोले, लला जाए घोर के पीलो, सिलेक्शन लेके जाए घोर के पीलो, सिलेक्शन लेके जाओ। मैंने जाए घोर के पियो, वोट दो जाए, ये सवाल ना छूटे इससे। तो हमने वहीं से शुरुआत की। प्रैक्टिस के तौर पर उसको हम डेली 100-150 क्वेश्चन डेली लगाते थे। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, तो हमने जब देखा कि 6-6.5 घंटे की वीडियो, जब लोग सोचते नहीं थे इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बारे में भी नहीं सोचते थे कि इतनी भी बड़ी वीडियो बन सकती है, तो 6.5 घंटे की वीडियो, 7 घंटे की वीडियो वो हमने परसेंटेज की देखी। तब वहां से मेरा कॉन्फिडेंस गया हूँ, मुझे लगा कि हाँ ये चीजें आती है। मैं प्रैक्टिस सेट भी लगाता था जैसे, तो प्रति सप्ताह में कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता था। जब मैंने वो वीडियो देखा और लगाना शुरू किया तो उससे मुझे बहुत लाभ मिला कि उसके कंटेंट से बाहर कुछ है ही थी। फिर मैंने कैरियरविल कांस्टेबल में आके मैंने करियर की। कैरियरविल के बाद चीजें बदलती गई, धीरे 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 अपग्रेड होता गया। बीच में मुझे लगा कि जैसे ट्रेनिंग हो गई थी तो फिर से 0 पे आ गया था। अब मुझे लगा क्या हो या क्या नहीं गया, तो एरियर के माध्यम से मैंने पढ़ना शुरू किया। अभिनय सर के क्लास ली मैथ की, राकेश सर की ली, और पढ़ते पढ़ते आज मैं सब इंस्पेक्टर बन के बैठा हूँ आपके सामने। तो ये कहीं ना कहीं करियर वही राकेश यादव साहब और मेरे भैया पर। चलो, आपके भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने ऐसे ही आपको गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। आप सभी से मैं एक साथ पूछूंगा, कैरियरविल का कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? आप सभी एक साथ बता सकते हैं। बेस्ट है, बेस्ट, बिल्कुल बेहतरीन है। जो टीचर्स यहाँ पे दे रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा सिलेक्शन चाहिए उसको कैरियरविल से बाहर जाना चाहिए। कैरियरविल से बाहर नहीं जाना चाहिए सर। उसे बच्चे को 1 साल के अंदर सर अगर पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कुछ बाहर उसे बच्चे से। बस अपनी ईमानदारी से मेहनत कर ले, बस ईमानदारी से मेहनत करें। और जो कंटेंट टीचर दे रहे हैं, आपको लगा कि वो उस लेवल का था कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम तो बोलते हैं कि इस बार आखिरी बार सिलेक्शन, मतलब कैरियरविल दोबारा ना जाना पड़े कहीं पर। सर मैं अपनी पर्सनल बताऊं, जो मैंने राकेश यादव से मैथ पढ़ा, पेपर में जो आया मुझे उसका 20% ही लगा सर। मुझे कुछ लगा ही नहीं सर। मुझे क्या 40 क्वेश्चन सर मेरे 25 मिनट में सॉल्व हो गए सर। टाइम भी नहीं लगा बिल्कुल।
सर वहां पढ़ के एक तो स्पीड बहुत हाई हो जाती है, इतना तरीका शॉर्ट बता देते हैं कि बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है। आप सोचने का तरीका आपका अपने आप खुद सोचोगे आप सर, वो सोचने का तरीका बताते हैं। और टीचर क्वेश्चन करना सिखाएंगे, वो सोचने का आपको तरीका बताएंगे आप किस तरीके से सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में सर। आप लोगों में से लाइब्रेरी जाता था कोई? नहीं सर, नहीं सर, हम नहीं लाइब्रेरी से। ये वो क्राउड है जो लाइब्रेरी नहीं गया, क्योंकि आज के बच्चे कहते हैं ना कि मुझे लाइब्रेरी जाना ही है, लाइब्रेरी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे भाई हैं जो लाइब्रेरी के बिना सिलेक्शन लिया। मॉक टेस्ट कभी लगाए? सर मैंने बहुत लगाया सर, मैं मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाया सर। इन्होंने नहीं लगाए, आपने में SI के तो लगाए? अच्छा, ऑनलाइन में लगाए थे। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था है तो चाहिए, नहीं है तो फिर कैसे घर में पढ़ते थे या रूम पे या कहीं अलग से? नहीं घर में सर एक रूम अलग से था। मेरे घर सर छोटा सा घर है, तो वहाँ पे फैमिली के बहुत सारे लड़के आते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, तो वहाँ पे पढ़ने की जगह सही नहीं थी। दूसरी की ऑनलाइन पढ़ने से मोबाइल डेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और गांव में बिजली सही नहीं होती थी। बिजली तो मैं मामा के यहाँ चला गया, क्योंकि वहाँ इन्वर्टर था और थोड़ा सा वो मेन कस्बे में रहते थे, तो मैं वहीं चला गया। और जो इंटरनेट था उस टाइम फ्री नहीं थी, 4G थी, तो 1.5 GB देता था रोज। तो मैं अपना खत्म करके मामा के भी ले लेता था रीच करने के लिए। और मैं वहीं एक रूम सिंगल था मेरे लिए, फिर वहीं तैयारी करा पैसा 2-2.5 महीने तैयारी करा, फिर एग्जाम हो गया सर। तो अभी थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। आप में से कोई भी मुझे बता दो कि अभी आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है? क्या रेस्ट मिल पाता है या 24 आवर की जॉब रहती है, या मतलब कैसा है, जिम्मेवारी वर्कलोड कैसा है? सर सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं है, एक जिम्मेदारी है सर। जिम्मेदारी तो सर जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है सर। अभी भी सर अभी 2 बजे ही आपके सामने ही सर अभी फ्री हुए हैं। और सर अभी अगर कोई फोन आ जाए तो फिर हमें अभी दोबारा जाना पड़ेगा, अगर कोई घटना घटित होती है। ऐसा नहीं है सर कि एक दिन की बात हो, ये हमारे डेली के शेड्यूल में है। 10 बजे हम वर्दी पहन लेते हैं, सर्विस में रहेंगे तब तक हमारे पास इतनी जिम्मेदारी। 10 बजे वर्दी के बाद हमारी 2 बजे 3 बजे उतरती है, सब लोग सो जाते हैं, सबको सुला के। सबको सुला के आप लोग? तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि 24 घंटे नहीं सोए, 36 घंटे, 48, सबसे लंबा गैप कब लगा कि नहीं सर पाए? 48 घंटे मेरा हाईएस्ट रहा है सर। 48 घंटे नहीं सोए, लगातार ड्यूटी पे रहे। कोई घटना हो जाती है मान लीजिए, तो हमें ये रहता है कि इसको खोलना है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है। कोई चोरी हो गई, छिनैती हो गई, या कोई मतलब लूट वगैरह हो गई, ये जो गंभीर केस होते हैं, इनमें तुरंत अगर एक्शन लिया जाए तो अपराधी पकड़ में आ जाते हैं। और हमारे यहाँ CP साहब की एक मुहिम चली है, त्रिनेत्र ऐप के जरिए जो है हर चौराहे पे कैमरे लगवाए गए हैं सरकारी। त्रिनेत्र? जी त्रिनेत्र के जरिए जो कैमरे आप देखेंगे, अभी आप निकलेंगे तो हर चौराहे पे लगभग कैमरे हैं, तो कैमरों की मदद से घटना जो है जल्दी अनावरण हो जाता है। तो उनके ऊपर कोई टीम काम करती है? जी हाँ, एक त्रिनेत्र ऐप पे एक टीम बना रखी है, वो उसके माध्यम से जो है चालान वगैरह भी जनरेट करते हैं उससे? चालान जैसा त्रिनेत्र ऐप से ऑब्जर्वेशन नहीं, देख रेख होती है बस। देख रेख करने की। जी। तो गुरु भाई आप बताओ, आपको कैसा वर्क प्रोफाइल लगा? कांस्टेबल, उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला? सर कांस्टेबल एक ऐसी जॉब है जिसमें हमें सशरीर उपस्थित होना होता है, जबकि सब इंस्पेक्टर में हमें खुद निर्णय लेने होते हैं। कांस्टेबल में आपको कोई आदेश देता है, आपको ये काम करना है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में ऐसा होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें त्वरित निर्णय लेना होता है सर। कोई आपको बताने वाला नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे खुद निर्णय लेना है कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा सर कि सब इंस्पेक्टर एक जिम्मेदारी पूर्ण सर पोस्ट है, और इसमें नौकरी करके काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बर्डन ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है सर कि मैं 12-15 घंटे ड्यूटी करके जैसे ही रिलैक्स मोड में गया, पता चले फ़ोन आ गया, ये मामला हो गया, मुझे 10 मिनट भी आराम नहीं कर पाया, लेकिन जाना पड़ेगा। फैमिली अगर हो तो उसको समय कैसे दिया जाए, क्योंकि आपकी तो कभी भी कॉल आएगी वापस आएंगे, तो कैसे तालमेल बिठा? आना पड़ता है, लेकिन अब फैमिली है, साथ में ही है। मैं मैरिड हूँ, तो फैमिली साथ में ही रहती है। निकालते हैं समय, जैसे दिन अगर कानपुर में ही फैमिली रहती है? हाँ, यही साथ में ही फैमिली रखते हैं, क्योंकि समस्या ये है, छुट्टियों की थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि कोई त्योहार वगैरह है, कोई कुछ आता है तो ऊपर से छुट्टियां बंद हो जाती है ज्यादातर, तो छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से दीपावली है, दशहरा है, ईद है, त्योहार पे तो छुट्टी मिलनी ही नहीं है, नहीं मिलनी छुट्टी, त्योहार फैमिली के साथ नहीं कभी नहीं मना पाते, इसीलिए फैमिली रखना जरूरी है साथ में। तो उससे थोड़ा खाना पीना भी हमारा टाइम से हो जाता है, और फैमिली नहीं रहेगी तो फिर बाहर खाना, होटल का खाना कब तक खाओगे, उससे फिर बीमारियां फैलती हैं और स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। तो आप ये देखिए कि जिस पुलिस पर आप सवाल उठाते हैं वो ये
इतना कर्तव्य परायणता के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है कि कोई त्योहार वो अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। तो ड्यूटी सख्त है, लेकिन जिम्मेदारी है, रुतबा है, अपनी एक अलग पहचान है, और सभी के साथ सामाजिक न्याय करने की ये एक पुलिस की जिम्मेवारी है, क्योंकि न्याय की पहली सीढ़ी पुलिस से ही शुरू होती है। न्यायालय निर्णय लेगा, चार्जशीट इन्हीं हाथों से होकर गुजरनी है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक बहुत जिम्मेवारी वाली ये नौकरी है, जरूर आपको तैयारी करनी चाहिए। 4243 भर्ती आप लोगों के सामने है, और इन भाइयों का जो बैच था वो लगभग 9000 की भर्ती थी, 9000 की भर्ती, और 9000 की भर्ती में 8000 तो आए होंगे ऑन ड्यूटी, 8000 आए थे। 8000 आए हैं ऑन ड्यूटी। तो ये भी ठीक है, आगे फिर भर्तियां आनी हैं, तो इसलिए तैयारी रखिए। एक ही तैयारी है, जैसे गौरव ने बताया कि एक ही तैयारी से रेलवे भी टारगेट हो रहा है, उसी तैयारी से आपकी अदर एग्जाम भी टारगेट हो रहे हैं, लेखपाल भी टारगेट हो रहे हैं, उसी तैयारी से आप यूपीएससी और कांस्टेबल को भी टारगेट कर रहे हैं। एक बैच को पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, सही जगह पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। कैरिबल की फीस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इतनी ज्यादा फीस नहीं है, अफोर्डेबल फीस है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है एसआई की बैच तक, उस लेवल तक 2000 रुपए ज्यादा से ज्यादा फीस होगी। मुझे लग रहा है अभी तो उस टाइम पे उससे भी कम है। 999 रुपए में हमने सारे टीचर्स को फ्री कर दिया है। हाँ, अभी तो उससे भी कम है। 99 रुपए में जितना हो सके। और इससे पहले हमने रेलवे के बैच निकाले थे, 99 रुपए में हमने बैच बच्चों को दे दिया था कि भाई इस बैच से कमाना नहीं है, इस बैच से चैरिटी करनी है। हमारा तो सर्वर का कॉस्ट भी उससे ज्यादा होता है टीचर्स का, लेकिन फिर भी 99 रुपए के जरिए 999 भी बैच जो हमने दिया है, 6 से 5-6 महीने का बैच रहेगा, जिसमें सर्वर का कॉस्ट है, फैकल्टीज का कॉस्ट है, फिर भी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिया। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ से पढ़ लें। और मैं भी आप लोगों को कहूंगा, कैरिबल के माध्यम से आपको भी लगता है कोई गरीब बच्चा है पढ़ना चाहता है, आप मुझे याद कीजिएगा, आधी रात को याद कीजिएगा, हम उस बच्चे को बैच फ्री ऑफ कॉस्ट कैरिबल की तरफ से देंगे, ताकि वो बच्चा भी पढ़े, कांस्टेबल पर जाए, एसआई बने, दरोगा बने, आपके बीच आए। कैरिबल उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप मुझे बता दो कि आमतौर पर आपको कौन कौन सी घटनाओं का चार्ज यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि चूंकि आपकी नई भर्ती है, कौन कौन सी किस किस तरीके के केसेस, क्रिमिनल केसेस आप लोग डील कर चुके हैं या कर रहे हैं? यहाँ सर एक्सीडेंट के केसेस वगैरह हैं, और ये मारपीट वगैरह है, चोरी है, स्नैचिंग है, स्नैचिंग है, ये ज्यादातर होते हैं। और ये अभी एक लेवल के हिसाब से होता है कि सीनियर को थोड़ा गंभीर केस मिलता है। हम लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो सीख रहे हैं। कितने साल का प्रोबेशन पीरियड है पुलिस के अंदर? 2 साल का रहता है। 2 साल का, जान लीजिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है पुलिस के अंदर। प्रोबेशन पीरियड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ, बच्चे जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या होता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि अब मेरा परमानेंट सिलेक्शन हो गया। तो प्रोबेशन का और प्रोबेशन पीरियड का ये रहता है कि हम अभी अवैतनिक रूप से अभी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, अभी हम सीखने की स्थिति में हैं। अवैतनिक का मतलब सैलरीज आपको मिलेंगे, लेकिन भत्ते नहीं मिले। जी जी। इंक्रीमेंट्स अभी नहीं मिले। और ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट किए, फिजिकल ट्रेनिंग, अब हम जो रोजमर्रा में जो जिंदगी हो रही है, जो पुलिस के काम है, वो सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी घटना पे पहुंच के उसका अनावरण करना है, और कैसे लोगों के बीच में समन्वय बैठाना है, पुलिस और आम जनता के बीच में समन्वय बैठाना है। ये सब चीजें हम लोग अभी प्रारंभिक तौर पे सीख रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग से ही काउंट होता है? ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग से ही काउंट होता ट्रेनिंग से ही, मतलब ट्रेनिंग को मिलाकर 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद कंफर्मेशन आएगी आपकी? है जी। वो 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। हमें लग रहा है कि सर की ट्रेनिंग हो चुकी है शायद। सर आपकी ट्रेनिंग हो गई है शायद? नहीं, अभी जाना है, नाम आ गया, लेकिन अभी गया नहीं। अच्छा, अभी कुछ लोगों की कानपुर में ट्रेनिंग हो गई। 2 साल पूरा होने के बाद 1 महीने की 1 महीने की पीएससी की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद कंफर्म हो जाता है कि कन्फर्म। और जो 2 साल के एरियर भत्ते हैं, वो एरियर के रूप में आपको मिल जाते हैं? एरियर भत्ते सर मिलते हैं हमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हों, लेकिन ये रहता है कि आप जो है स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से रहती सीधी भाषा में मैं कहूँ, अगर आप किसी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं तो सस्पेंड होंगे, टर्मिनेट होंगे प्रोबेशन में? सर फोर्स की नौकरी में तो सर टर्मिनेट कभी भी हो सकते हैं आप, अगर लापरवाही से काम करेंगे, क्योंकि फोर्स की नौकरी एक जिम्मेदारी की नौकरी होती है। लेकिन अभी आप जैसे मैंने कहा कि प्रोबेशन पीरियड में है, तो हम अभी सीखने की स्थिति में है। छोटी मोटी गलती हमारी अगर हो जाती थी तो उसको अधिकारी हमें सिखा देते हैं, उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। बाकी अगर हम कोई अपराध करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो इसमें तो टर्मिनेट, चाहे वो प्रोबेशन पीरियड में हो या ना हो, या प्रोबेशन के बाद का समय हो, वो टर्मिनेट अधिकारी कभी भी कर सकता है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये वर्दी बड़ी मुश्किल से सर हमें मिली है। कितनी बार हमने कितने मंदिरों के सामने मत्था टेका। तो ये भी कहा जाता है कि मानव जीवन लाखों योनियां काटने के बाद आपको मिलता है, और जब मानव जीवन आपको मिला है तो कितनी बार मत्थे टेके हैं भगवान के सामने, कितनी मेहनत की है, कितनी लगन के बाद ये नौकरी मिली है, तो इसके संघर्ष के अपने अपने ही मायने हैं। सुंदर भाई, ये बताओ कि कांस्टेबल के समय में ग्रॉस सैलरी आपको कितनी प्राप्त हो रही थी? सर मेरी शुरुआत में 2015 में 19,500 रुपए से मेरी शुरू हो गई। 500 से असर शुरुआत हुई, और जब मैं सर 2023 में नौकरी छोड़ के आया तो मेरी 42,000 रुपए सैलरी बन रही थी। 42,000 सर। और अब आपकी कौन एसआई के रूप एसआई में सर मेरी लगभग 50,000 के करीब ट्रेनिंग में शुरुआत हुई थी, और इस समय एनपीएस ना कटे तो 64 64,000 ग्रॉस फायर का जो है वो सैलरी बन रहा है। तो देखो सैलरी में भी फर्क है, और कुछ दिन की मेहनत, 6-8 महीने आपने मेहनत के लगन के लगा दिए, तो आपने अपने अंदर और रिफाइन कर लिया। तो अभी आप सतेंद्र खुश हैं या आगे और मेहनत करने का विचार है? सर इतने इसमें नौकरी में थोड़ा सब इंस्पेक्टर पद पर सर टाइम थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि इसमें सर जिम्मेदारी ज्यादा है सर थोड़ी। सिपाही के पद पर रह के थोड़ा सर समय ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहां सर सिर्फ शरीर के साथ उपस्थित होना है तुम्हें। यहाँ सर इन्वेस्टिगेशन में अपनी कलम भी चलानी है सर, वो काम भी करना है, दोनों काम करने हैं सर। तो इसलिए सर इसमें थोड़ा समय कम मिल पाता है, तो पढ़ाई सर अभी नहीं हो पा रही मेरी। और सर शादी भी हो चुकी है, तो फैमिली को भी थोड़ा बहुत जो टाइम है सर उन्हें भी देना। शादी को कितने साल हो गए? सर मेरी शादी को 8 साल हो गए। मतलब ये एसआई की तैयारी आपने तब की जब आपकी शादी हो चुकी सर, थी, और आप कांस्टेबल भी थे? सर कांस्टेबल भी था, मेरी बच्ची भी थी मेरी। तो ये एक बड़ी सीख है कि भाई शादी की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, बच्चे हैं, उसके बाद आप कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी चीजों को मतलब इसमें किसी का कोई विशेष योगदान रहा या आपने कोई अपना शेड्यूल बनाया? सर घर में थोड़ी समस्या ज्यादा थी, तो इसलिए जब या तो इसे मजबूरी से मिली कुछ भी या सपना, तो सर जिम्मेदारी के लिए ही मैं सबसे बड़ा हूँ सर घर में, कमाने वाला भी सर मैं ही अकेला था, तो न कुछ ज्यादा समझाने वाला भी नहीं था सर। तो इसलिए सर अपने ही मन से जो अच्छा लगा, दोस्तों का अच्छा साथ मिला, सिपाही पद पर रहते हुए सर वहाँ दोस्त अच्छे मिले मुझे। मतलब संगत का असर आता है। हाँ सर, जब हाई स्कूल इंटर में सर फेल हुआ था तब दोस्तों की वजह से खड़ा हुआ था, और यहाँ भी सर पास हुआ हूँ वो भी दोस्तों की वजह से। यहाँ दोस्त अच्छे मिले तो यहाँ आ गया सर मैं। तो सारा खेल संगत का है भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपकी संगत अच्छी है, दोस्तों का सर्कल अगर अच्छा है, तो ये समझ लीजिए 50% चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आपके किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने के। ऐसे दोस्त जो आपको समय समय पर मोटिवेट करेंगे, समय समय पर आपको आपके सपनों को दिखाएंगे, उन सपनों को साकार करने में मदद करेंगे, ऐसे दोस्तों के साथ रहिए, ना कि ऐसे दोस्तों के साथ जो भाई के साथ रहे और 10वीं 12वीं में उनके फेलियर का कारण बने। ऐसे दोस्तों को पहचान लीजिए कि समय कौन खराब करा रहा है और कौन आपका समय आबाद कराएगा और सही समय पर आपको सही मोटिवेशन देगा। आप अपनी तरफ से हमारे छात्र जो देख रहे हैं उनको कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे, कोई गाइडेंस देना चाहेंगे, अपने मन से आपको लगा या कोई टर्निंग पॉइंट आपको लगा कि मैंने इस पॉइंट से सीखा और वो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, आप बता सकते हैं। मैं सर एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ में कई लोग ऐसे भी थे कि जैसे बेस्ट अच्छी तैयारी की और मॉक टेस्ट में आपस में जब हम कम्पिटिट करते थे तो वो हमसे ज्यादा नंबर लाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कई लोगों का मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाना इस बात का प्रमाण कि उन्होंने तैयारी तो बड़े अच्छे से की है, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, और जिसके कारण उनके कई क्वेश्चन जो है छूट गए, समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, घबरा जाते हैं एग्जाम पेपर। तो एग्जाम का प्रेशर दूर कैसे किया आप लोगों ने? हमारे साथ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर तैयारी बहुत बढ़िया है, आपके साथ सारे सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे पेपर में बैठते हैं हाथ पांव फूल जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है। देखिए सर, एक कहावत है सर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी, जितना आप चाहे मतलब जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना आप लोग प्रैक्टिस करिए, और मॉक टेस्ट हो सके तो रोज लगाइए, 1 नहीं 2 लगाइए, 2 नहीं 3 लगाइए। डेली जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ और रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मांगती। मैथ में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट को नहीं पाए, क्योंकि मैथ टाइम ज्यादा लेता है। और अगर आपको तोड़ना आता है, जैसे मैंने बताया था कि राकेश सर ने जो है सवालों को तोड़ना सिखाया है, अगर आपको तोड़ना आता है तो आप टाइम को मैनेज कर ले, और जब टाइम मैनेज हो जाता है तो पेपर जो है जल्दी सॉल्व होने लगता है। सदमिर भाई, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे? मैंने सर सब सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे सर। मुझे तो एक बार कोर्स खत्म करने के बाद दोबारा रिवीजन किया?
सर मल्टीपल टाइम बस उन्हीं से बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी सर, एक ही बार में मेरा परफेक्ट हो गया, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो नोट्स बनाए उन्हीं बार बार प्रैक्टिस करते रहे सर, उनसे ही पूरा हो गया। इससे आपको सारा कवर अप होगा। वही सर, पर्याप्त सर, बहुत तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ेंगे उन्हें तो आपको पेपर में मुझे नहीं लगता उनके 50% भी आएगा कभी। जो वहाँ तैयारी करा देते हैं उनका 50% भी मुझे नहीं लगता कभी आएगा। बस बच्चे पढ़ते नहीं है बस सर, जब बच्चे पढ़ते नहीं है वो नहीं पढ़ते सर, मनते जो पढ़ते मन से हाँ। उनका सिलेक्शन हो जाता है सर। तो जो मन से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और आपको भी तन मन से यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि धन में तो हमने छूट दे रखी है भाई, फीस ना मात्र ले रहे हैं। सिर्फ यही है कि आप अपने मन से उसकी तैयारी करें, लगन से उसकी तैयारी करें। गौरव भाई, आप कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे बच्चों को? सर सबसे पहले तो मैं नोट्स बनाने को बताना है। हाँ बताओ कि मैथ का राकेश सर की जो क्लास नोट्स है सर, आप वही रिवाइज करते रहिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस में सर मैंने अब से सुमन सर से पढ़ाते तो समय, लेकिन जब कोई टीचर पढ़ाता है तो खुद से मजा आने लगता है, पढ़ने में खुद मजा आने लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना, तो उसमें बोरियत नहीं होती सर। अब से सुमन सर ने बहुत अच्छी चीज पढ़ाई। आपको मैंने रीजनिंग के नोट्स बनाए सर। अच्छा, रीजनिंग के पूरे नोट्स बनाई हार्ड में? मेरे पास अभी गिरफ्त हैं सर, और हिंदी के भी रोड सर के नोट्स बनाए, क्लास नोट्स राकेश सर के थे। केवल इन्हीं को रिवाइज करते हुए सर मैंने लगातार शायद 3 या 4 एग्जाम क्वालिफाई किए। और सर मैं अपने साथियों को या जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो लीग में रहकर मेहनत करता है वही सफल होता है। कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको चुनें, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक बार करियर विल जरूर ज्वाइन करें सर। आप लोगों में कोई ऐसा था फिजिकल नहीं कर पाया हो पहली दफा कांस्टेबल में? या मैंने सर अभी आपको बताया कि मैं कई बार जो है फिजिकल में वीक था, कई जगह मैं आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 और एमपी पुलिस, इन 4-5 में मैं जो है फिजिकल में बाहर हुआ हूँ। कैसे तैयारी की आपने फिर फिजिकल में सर वही प्रैक्टिस करता रहा, एग्जाम देकर आया। अब मैं जब तैयारी कर रहा था तो सौभाग्य से एग्जाम लगे हुए थे, वीडियो का, यूपी पुलिस का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी का, तो उसमें समय थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा था। जैसे आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो पढ़ाई फिर रह जाती है, तो उसी में मैनेज करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। 2-3 महीने 4 महीने दौड़े। मेरा फिजिकल कुछ ज़्यादा ही वीक था, मेरे पैरों में दिक्कत थी, लेकिन प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत किया उस पर। और फिर इसके बाद मैंने यूपी कांस्टेबल की मैंने 20 मिनट 40 सेकंड में निकाली, और यूपी एसआई की मैंने 22 मिनट में निकाली थी। तो आपने फिजिकल की तैयारी कैसे की? जी सर, मैं सर आरपीएफ कांस्टेबल का पहली बार फिजिकल देने गया। मेरा सर रिजल्ट जब आया तो उसके बाद 1 महीने के बाद ही फिजिकल की डेट पड़ गई थी। 24 अप्रैल की थी, मुझे याद है सर, नहीं 28 अप्रैल 2019 तभी था सर फिजिकल। तो 1 महीने का टाइम लगा था सर। मैंने खुद दौड़ा भागी करी, लेकिन अंदर मेरा सर हो नहीं पाया। 5:45 समय था, लेकिन उसमें नहीं आ पाया। तो मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई थी कि मैं गाँव का हो गया और मैं फिजिकल में फेल हो जा रहा हूँ। और सर क्योंकि घर में कंडीशन खराब थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा और मेहनत किया होता तो मैं चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता था कम टाइम में ही, क्योंकि मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री हैं। तो बहुत अफसोस हुआ सर, लेकिन फिर मैंने ठान ली कि सर अगर दोबारा कभी फिजिकल का मौका आया तो मैं फर्स्ट मारूंगा। तो मैंने ऐसा में फर्स्ट मारी थी सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम यस, फिजिकल के अंदर। तो जो ठान लो वो जरूर सामने आता है भाई। सवाल है मानसिक रूप से आप कितने मजबूत है। मुझे भाई ने ठान लिया कि मुझे फर्स्ट लाना है, फर्स्ट ही आया अपने ग्रुप के अंदर। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति में जो पहले ये फिजिकल क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे बच्चों को? सर बस यही है कि बस मेहनत करो, बस मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है सर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, बस मेहनत करते रहे। सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ मेहनत करते रहिए। और मैंने कुछ शब्द कहे थे कि तेरे तरकश में जितने तीर है तू चला के देख ले, तेरे तरकश में जितने तीर है तू चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे दुश्मनों की फौज मेरे पीछे लगा के देख ले। तो आप लोगों के पीछे धकेलने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। गरीबी होगा, पैसों का अभाव होगा, समय नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। समाज के ताने होंगे, रिश्तेदारों के ताने होंगे, आपके
आपको लगेगा कि मैं इनसे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन इनसे ऊपर उठ के कभी देखिएगा कि अपने माँ बाप का चेहरा देखिएगा जिन्होंने उस गरीबी में जीवन गुजारा है। भाई ने बताया कि पिताजी राजमिस्त्री थे। यही शब्द, यही मोटिवेशन आपके लिए बहुत होना चाहिए कि मेरे जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गरीबी में मरते दम तक रहते हैं उसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस गरीबी को हटाने के लिए अपने जीवन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारी नौकरी को बहुत बड़े ओहदे के तौर पर हमारे गांव देहात समाज में देखा जाता है। मेरे पिताजी के शब्द थे, जब मैं बहुत अच्छा कमाने लगा तो मैंने कहा पिताजी मैं नौकरी छोड़ दूं, तो मेरे पिताजी ने कहा चाहे तू करोड़ रुपए कमा महीने का, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने मुझे सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ने दिया। दुर्भाग्य से कैंसर से उनका देहांत हुआ। तब मैंने एक निर्णय लिया कि ठीक है कि अब मैं एक कंफर्टेबल जोन में हूं, तो मैं सरकारी नौकरी से आगे बढ़ के टीचिंग लाइन में ही रहा, क्योंकि पिताजी भी टीचर थे, मैं भी टीचर, और आज भी टीचिंग लाइन में रहते हुए आप लोगों तक मोटिवेशन, ये शिक्षा, ये प्रेरणा हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अपने आसपास की ज़रूरतों को पहचानिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पहचानिए, आगे बढ़िए। अगर कोई भी समस्या है, कैरविल की टीम हमेशा आपके साथ रहती है। अब हमने ये ठान लिया है कि ये भाई ड्यूटी ऑफ करके दिल्ली नहीं आ सकते, बहुत कम मात्रा में पहुंचते हैं। मैंने ठान लिया है और मैंने कहा भी था अपनी क्लास के अंदर कि जब आपका सिलेक्शन होगा और जिस थाने में आप तैनात होंगे, मैं वहां जाकर आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन भाइयों ने अपना बिजी शेड्यूल में से अपना समय दिया और अभी बज गए हैं 3:30, सुबह होने वाली है। सोए नहीं है पूरे दिन के, ये पूरी रात की ड्यूटी की है और अब ये जाएंगे, सुबह फिर से ड्यूटी पर आएंगे। तो जीवन तो संघर्षों से चलता रहेगा। और मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ना। अगर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होगे तो अब नौकरी करोगे तो वो और मुश्किल होगा। शायद आप देख ले होगा कि नौकरी और ज्यादा मुश्किल है, पढ़ना काफी आसान रहा है। हमें लगता था कि पढ़ाई एक बोझ है, अब समझ के आता है कि वही मौज है। तो बहुत बढ़िया बात कही कि पढ़ाई एक बोझ है। अब लगता है कि वास्तव में वही मौज है। जो मौज आपने उस समय में निकाल ली ना, वो जीवन भर नहीं निकाल पाओगे। तो एक मौज के तरीके से पढ़ाई को मनमौजी तरीके से पढ़िए, आगे बढ़िए, रटने के नहीं सीखने पर जोर दीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और इस तरीके की मोटिवेशनल इंटरव्यूज हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले मोटिवेशन सेशन में। वो हो सकता है आपके बीच प्रयागराज में हो, आज कानपुर में हुआ है, कहीं कल कहीं और होगा। जरूर आप लोगों को, और ये भाई आपने पहचान लिए होंगे, आप लोगों के बीच के होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, आपके गाँव समाज के होंगे, आपके शहर में ये पोस्टिंग रहे होंगे। तो जिस तरीके से मोटिवेशन इन्होंने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं भी आपका बहुत बहुत आभार। मिलेंगे जल्द ही। मोटिवेशन के लिए मैं एक बात बोलूंगा जी कि एक ही मोटिवेशन काफी है। आपको धकेलने, पीछे धकेलने के लिए 1000 लोग, रिश्तेदार होंगे, समाज होगा, नहीं चाहेगा कि आप सफल हो, लेकिन कोई तो होगा जो आपकी सफलता पर खुश, कोई तो आपकी सफलता के लिए आस लगाए बैठा होगा। वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, या पूरा परिवार हो सकता है। तो आप किसी के लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए पढ़िए और अपने सब परिवार को एक अच्छा समाज में स्तर दीजिए। क्योंकि जब आपकी नौकरी करती है या आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपका परिवार भी एक सामान्य स्थिति। तो कोई तो होगा जो आपकी सफलता पर खुश होगा, और वो खुश प्राणी सबसे पहले आपकी माँ होती है, आपके पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं। उनको आपकी इस खुशी का इंतजार रहता है हमेशा। देखो 1000 रुपए भी हमने फीस की, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज होता है 1000 रुपए भी इकट्ठा करना। तो कहीं ना कहीं से आपने अरेंज किया है तो उस पैसे को व्यर्थ मत जाने दीजिए। खासकर ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो पीजी का खर्चा दे रहे हैं, जो रेंट का रूम रेंट दे रहे हैं। दायित्व आपका है, आप अपने माँ बाप का कर्जा उतारोगे। सरकारी नौकरी के बाद उनका कर्जा तो खैर कभी नहीं उतरेगा, लेकिन नौकरी के बाद उनका बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ऐसे ही मोटिवेशनल सेशन आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, सरप्राइजेस लाते रहेंगे। जैसे आज रात को इंटरोगेशन हुआ है, इस इंटरोगेशन को हम कंटिन्यू कर रहेंगे। आगे के सेशंस में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।